हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम राजपूत नीति के क्या परिणाम रहे इस पर बात करेंगे। अकबर की राजपूत नीति का मुख्य उद्देश्य था मुग़ल साम्राज्य का विस्तार, उसका सुदृढ़ीकरण और राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना। जैसा कि आर.एस. त्रिपाठी लिखते हैं कि अकबर ने अन्य राजपूत राजाओं के प्रति अपने व्यवहार से यह सिद्ध कर दिया कि वह न तो उनके राज्यों पर अधिकार करना चाहता था और न ही उसे उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन पर हस्तक्षेप करना था। वह इतना ही चाहता था कि ये राजपूत राजा उसके नवीन साम्राज्य के जो स्थापित उसने किया है उसका प्रभुत्व स्वीकार कर ले। इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि वह अकबर अपनी राजपूत नीति को लागू करने में काफ़ी सफल भी रहा था और उसको परिणाम भी अच्छे ही देखने को मिले थे। सबसे पहला हम राजपूत नीति के हम अच्छे और बुरे दोनों ही परिणामों पर चर्चा करेंगे। पहला हम देखते हैं कि इस राजपूत नीति से उसको क्या अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हुए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन विवाहों के कारण अकबर की धार्मिक नीति में सहिष्णुता का एंट्री हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि सहिष्णुता एक महत्वपूर्ण स्थान उसकी धार्मिक नीति में बना लिया था। दूसरा, इन विवाहों के कारण सामाजिक क्षेत्र में हिंदू मुग़ल जातियों के रस्मों रिवाज में आदान प्रदान की व्यवस्था प्रारंभ हुई और कई ऐसे रस्मों रिवाज जैसे मुग़लों का तुलादान है, अश्व पूजन है। मुग़लों का तुलादान, अश्व पूजन और हिंदुओं का दशहरा और दिवाली और अन्य त्यौहार, होली, ये सब दोनों ही जने मुग़ल और हिंदू आपस में मनाने लगे थे। यह कहा जाता है कि रंगों से खेलना, अकबर के द्वारा होली पर रंगों से खेलना उसने अपने दरबार में ही शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप होली का त्यौहार उसके दरबार में रंग खेल करके मनाया गया और उसके पश्चात उसके जो दरबारी गण थे वे अपने घर जा कर के होली करते थे। इसी तरह से हम देखते हैं कि अकबर ने सूर्य पूजा प्रारंभ करी। हालांकि यह उसकी धार्मिक नीति, उदार धार्मिक नीति का परिणाम था कि उसने अन्य धर्मों की अच्छी बातों को भी स्वीकार किया था, पर विवाह के द्वारा जो उसने संबंध स्थापित करे थे उन संबंधों के कारण यह उदारता आई थी। सैनिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि उसको कछवाओं का, राठौड़ों का, हाड़ाओं का, भाटियों का, इस तरह से उसको कई राजपूत वंशों का सहयोग प्राप्त हुआ, जो मुग़ल सल्तनत के विकास में काफ़ी सहायक सिद्ध रहा। हम देखते हैं कि कछवाओं नरेश का हाथ जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी मुग़ल साम्राज्य को स्थापित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। रणथंभौर के शासक सुरजन सिंह को अकबर की अधीनता स्वीकार करने में भी जयपुर के कछवार शासकों का ही हाथ था। इसी प्रकार नागौर, बीकानेर और जैसलमेर के राजाओं ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार किया, जिसका श्रेय हम भारमल को दे सकते हैं। इन विवाहों के फलस्वरूप हम देखते हैं कि मुग़लों में और राजपूतों में एक आपसी सौहार्द संबंध स्थापित हुए और विश्वास का वातावरण
तैयार हुआ। यह विश्वास का वातावरण ज़बरदस्ती नहीं लगाया गया था, वरन यह विश्वास का वातावरण हम देखते हैं कि दोनों के जो आपसी संबंध स्थापित हुए थे उसके माध्यम से, उसके द्वारा स्थापित किया गया था। अकबर ने जिस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता अपने अंतःपुर में दी थी, उसके फलस्वरूप राजपूतों में और मुग़लों में एक विश्वास पैदा हुआ था जिसने मुग़ल साम्राज्य के स्थायित्व को बनाए रखने में सहायता दी थी। नेक्स्ट एक अच्छा परिणाम जो हमें नज़र आता है कि जो परंपरा अकबर ने अपने समय में प्रारंभ करी थी, यानी कि उसने जिस प्रकार से राजपूतों को अपने यहाँ शामिल करा था, अपने साम्राज्य में शामिल करा था, अपने दरबार में उनको पद दिए थे, यह परंपरा किसी एक पीढ़ी तक ही नहीं रही, वरन यह परंपरा आगे भी चलती रही और आने वाली अगली 4 पीढ़ी तक मुग़ल राज्य के स्तंभ के रूप में ये राजपूत शासकों ने सहयोग किया था। उनके विचार से, सांस्कृतिक सामंजस्य, ये सभी चीज़ें हमारे को मुग़ल दरबार में और राजपूतों के मध्य देखने को मिलती है। मुग़ल दरबार में हम देखते हैं कि सम्मिलित होना, उसमें शामिल होना और उनके शामिल होने से विभिन्न आपसी प्रतिद्वंदी शासकों के बीच में भी हम देखते हैं कि एक अच्छा संतुलन बन गया था और एक मुग़ल साम्राज्य के लिए एक अच्छा कारण भी बना था, जिसके तहत मुग़ल साम्राज्य को आगे बढ़ने में सहायता मिली थी। नेक्स्ट परिणाम हम देखते हैं कि राजपूतों के द्वारा हिंदू जनता के सौहार्द को अर्जित करने में अकबर सफल रहा था। यानी कि हम देखते हैं कि अकबर को एक माध्यम मिला था जिसके द्वारा अकबर ने हिंदू जनता के बीच में भी सौहार्द का वातावरण स्थापित किया। नेक्स्ट हम अच्छाई देखते हैं कि मुग़ल सैनिक शक्ति को एक नया सहारा मिला राजपूत शक्ति का, और कई राजपूत सैनिक योद्धा जो थे वे मुग़लों के साथ में जब आकर के मिले तो उस मुग़ल सेना बहुत बड़ी सेना बन गई थी और राजपूतों की वीरता ने अकबर को भी प्रभावित करा था और मुग़लों को भी प्रभावित करा था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिन लोगों ने अकबर के साथ में विवाह संबंध स्थापित करे थे, अकबर ने कभी भी ये नहीं कहा या ये बाध्य नहीं किया कि वे अपनी लड़की की शादी उसके साथ में करेंगे। उदाहरण के लिए हम रणथंभौर के शासक राव सुरजन सिंह का देख सकते हैं कि उसने अकबर के साथ में युद्ध के बाद में संधि स्थापित कर ली थी, परंतु अकबर ने विवाह के लिए उसको बाध्य नहीं किया, बल्कि राव सुरजन सिंह की जो स्वयं की शर्तें थी वो अकबर ने, क्योंकि उसे हाड़ा वीरों के वंश के साथ में संबंध स्थापित करने को मिल रहे थे और वे उसके साथ में चलने के लिए तैयार थे, तो उसने उनकी हर शर्त को स्वीकार किया था और इस प्रकार से इन हाड़ाओं को अपना प्रबल समर्थक बना लिया था। इसी प्रकार हम राणा प्रताप को भी देखते हैं कि उसने राणा प्रताप को यह स्पष्ट रूप से कहलवाया था कि वह सिसोदिया राजकुमारी को मुसलमान से विवाह करने के लिए कभी भी नहीं कहेगा, क्योंकि उसका मूल कारण था कि वह मुग़ल शासन को, स्थायित्व व साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। इस प्रकार से उसने राजपूतों को
सम्मान दिया, उनको विभूषित किया। मोटा राजा उदय सिंह का उदाहरण हमारे सम्मुख है कि उसने मोटा राजा उदय सिंह को विवाह संबंध स्थापित करने के पश्चात में 1 हज़ारी का मनसब दे दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वैवाहिक संबंध स्थापित करने के अतिरिक्त उसने जिन वंशों से स्थापित करा, उस वंश के निकट संबंधियों को, भाई बेटों को, उन सबको भी उसने अपनाया, अकबर ने अपनाया। उन्हें ऊंचे ऊंचे पद दिए, उनको अपना मुख्य सलाहकार के रूप में, अंगरक्षक के रूप में, और ऐसे राजपूत शासकों का एक उत्कृष्ट योद्धाओं का दल भी बनाया जो कभी भी आपत्ति के समय में मुगलों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इन सब के साथ साथ हम ये देखते हैं कि जहाँ एक और राजपूत नीति से फ़ायदे हुए, वहीं हमारे को राजपूत नीति के कुछ दुष्प्रभाव भी नज़र आते हैं। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो था वह ये कि राजपूत नरेशों में आपस में पारस्परिक द्वेष बढ़ गया था और आंतरिक विरोध आपस में बढ़ता जा रहा था। यह एक नया फिनोमेना शुरू हुआ था। मुगल शाही घरानों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले राजघरानों का सामाजिक और नैतिक बहिष्कार भी किया जाने लगा था, जिसका राजस्थान के राजपूतों और मुगल साम्राज्य के इतिहास पर स्थायी प्रभाव भी पड़ा था। हम देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, जबकि पतन उन्मुख साम्राज्य था, उस समय ये राजपूत राजा मुगलों का साथ छोड़ करके राजपूतों के साथ में मिलने लग गए थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करने के पश्चात राजपूत नरेशों की स्वतंत्रता जो थी वह कम होने लग गई थी। पद प्रतिष्ठा के लोभ से वे अपने राज्य के बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते थे और इसके लिए उनको लंबे समय तक, कई बार किसी अगर युद्ध प्रयाण में गए हैं तो लंबे समय तक उनको बाहर रहना पड़ता था। ऐसी स्थिति में जब वे बाहर रहते थे तो स्थानीय शासन सुचारू रूप से नहीं चल पाता था और वहाँ के स्थानीय अधिकारियों के हाथ में शक्ति सौंप देने से राज्य की स्थिति पर काफ़ी दुष्प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि ये स्थानीय अधिकारी जो थे वे ही सर्वे सर्वा बन जाते थे और स्वेच्छाचारी होते हुए वे अपना शासन अपने ही हाथों में निरंकुश शासन भी धारण कर लेते थे। धीरे धीरे जब ये सर्वे सर्वा बन जाते थे तो उनका जो राजकीय पद होता था वह भी उत्तरोत्तर पैतृक ही होता जाता था। इस प्रकार से साम्राज्य से दूर रहना राजपूत राज्यों में आंतरिक कलह को बढ़ावा दिया और उत्तराधिकारी का जो प्रश्न था उस पर भी लड़ाइयाँ शुरू होने लग गई थी। एक दुष्प्रभाव और जो नज़र आता है, जिसका मुगलों की सेवा में जाने का जो तात्कालिक प्रभाव जो राजपूत राज्यों पर पड़ा वह ये कि अब मुगल जो थे वे उनकी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग गए थे। यानी कि किसी भी विवाह के प्रश्न पे, उत्तराधिकार के प्रश्न पर वे हस्तक्षेप करने लग गए थे। विशेष रूप से उत्तराधिकार के प्रश्न पर वे काफ़ी रुचि रखते थे, क्योंकि वे अपने कृपा पात्र को ही राज्य का अधिकारी बनाना चाहते थे ताकि अपनी शक्ति की स्थिरता वे बनाए रखें। यदि कोई सामंत या कोई राजकुमार अपने पैतृक राज्य से असंतुष्ट होकर के मुगल दरबार में जाता था तो वे उसका सम्मान करते थे और सम्मान उनका और भी बढ़ जाता था, जिससे मुगल राज सत्ता का प्रभाव बढ़ता रहे।
क्योंकि उनके माध्यम से वे राजपूत शासकों पर अपना अधिकार कर सकते थे। इसका उदाहरण हमारे सम्मुख है कि मेवाड़ में शक्ति सिंह और सगर, ये मेवाड़ के राजा से नाराज होकर के अकबर के दरबार में चले गए थे और उनका वहाँ जाना उनको ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसके माध्यम से वे अपने उत्तराधिकार के प्रश्न को निपटा सकते थे। इसी तरह से चंद्रसेन और उदय सिंह के मध्य में जो घरेलू झगड़े हुए, उसने अकबर को अपने प्रभाव को बढ़ाने में काफ़ी सहायता दी थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन अन्य प्रभाव जो हम देखते हैं कि जिन राजपूत शासकों ने विरोध किया था, उनका उन्मूलन करने के लिए अकबर ने शक्ति का प्रयोग किया था। जब मेवाड़ के सिसोदिया वंश ने उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया था, तो अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और उस पर अपना अधिकार भी कर लिया था। यह शक्ति प्रदर्शन इसलिए किया गया था कि राजपूत नरेश भयभीत हो जाएं और उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। और जैसे ही चित्तौड़ और रणथंभौर के विजय की घटना अन्य शासकों के पास में पहुंची, तो हम देखते हैं कि कालिंजर के शासक रामचंद्र ने अपने गढ़ की चाबियां जो थी वे मुग़ल सेनानायक मजनू खां को बिना युद्ध किए ही सौंप दी थी और उसने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुग़ल प्रभाव ने राजपूत नरेशों के साथ में संबंध ने मुग़ल प्रभाव की जहाँ उत्तरोत्तर वृद्धि करी, वहीं फ़ायदा भी पहुँचाया, क्योंकि कई अच्छे पदों पर भी वे पहुँचे। तो इस प्रकार से राजपूत नीति का हम अच्छा और बुरा दोनों ही परिणाम देखते हैं। थैंक यू।